Okay, tell me, how will you define Sameer Anjan? लिरिसिस्ट को डिफाइन करने की एक ही लाइन है मेरे ख्याल से कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। Hello and welcome to the Divya Sharman Show with me, Divya Sharman. The well-known guest who I have with me today does not need an introduction. He is the Guinness World Record holder for writing the highest number of songs. He has won many prestigious awards for Best Lyricist, and he has given us the most beautiful songs that we have grown up listening to. He is none other than Sameer Anjan, the son of the veteran and renowned lyricist Anjan. So welcome again, and let's together join Sameer Anjan as he walks down his fascinating, melodious, musical and poetic journey spanning over 4 decades. Hello from Brussels, and thank you so much for coming to my show. Thank you very, very much. It's a pleasure to me also. I think after a long time, we are coming and talking to each other. And it's giving me a great pleasure because I heard so many of your interview and I liked that very much. So I think today we will do something very exciting and something very interesting. कल आपने मुझसे कहा था कि जो भी पूछना चाहो पूछ लेना. So I'm going to respect your words. Are you okay with that? Absolutely fine. After completing your MCom, you had decided to become a banker. But interestingly, you worked as a banker for only 24 hours before quitting that job to become a songwriter. तो ऐसा क्या हुआ था उन 24 घंटों में जो आपने अकाउंट्स छोड़कर सीधा रोमांटिक सॉन्ग्स लिखना शुरू कर दिया? आपको बताऊं, वो तो 24 घंटे थे. मेरी फिलॉसफी ऐसी है, मैंने बल्कि लिखा है कि 1 सेकेंड में लाइफ में मैक्सिमम हादसे जो होते हैं उसकी ड्यूरेशन कई बार 1 सेकेंड ही होता है. हमको तो फिर भी 24 आवर्स लगे, तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि उतना भी वक्त क्यों लगा. तो अब ये रियलाइज होता है वक्त के पीछे बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मैं सोचने पे मजबूर था कि जो रास्ता दिल चाह रहा है और जो रास्ता जमाना चाह रहा है, कौन सा मैं चुनूं. जो मेरी फैमिली चाह रही है, मेरे पेरेंट्स चाह रहे हैं, या जो मेरा दिल मुझसे बार बार कहता है कि नहीं. वो मोमेंट आया एक, जब आपने कहा कि 24 आवर्स, तो मेरे ख्याल से वो 25th आवर्स में दिल जो है वो दिमाग पे और दुनिया पे हावी हो गया और मैंने ये फैसला कर लिया कि नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी रहगुजर कहीं और है. आज सुबह फेस टाइम पर जब मैंने अपने पापा से कहा कि मैं लिरिसिस्ट समीर का इंटरव्यू कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है. फिर मैंने दोबारा कहा कि मैं समीर अंजान का इंटरव्यू कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा समीर अंजान, अरे वाह, अंजान के बेटे. जो आपने एक बात कही कि आपने फादर से पहले कहा कि आप समीर का इंटरव्यू करने वाली हैं, तो उनका वो रिएक्शन नहीं आया. जब आपने कहा कि समीर अंजान का इंटरव्यू करने वाली हूँ, सो आई एम फीलिंग सो प्राउड कि स्टिल माय फादर नेम इज बिगर नेम देन मी, और लोगों के दिलो दिमाग में आज भी वो उसी तरह से तारी हैं जैसे आज से 25 साल 30 साल पहले हुआ करते थे. अब मेरे पापा तो 85 इयर्स के हैं, तो उसी दौर के हैं जब आपके पापा ने इतने बढ़िया गाने दिए. जी. और होता है, आप उसको नकार नहीं सकती. देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल था. ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है ना, जनरेशन टू जनरेशन, आप कितने बड़े स्टार हो जाओ, मगर ये जो जनरेशन गैप है उसको आप नहीं मिटा सकते. तबस्सुम जी ने एक जमाने में कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी. एक मुझे याद है, एक बहुत लेजेंडरी एल्बम रिलीज हो रहा था, नौशाद साहब आज द चीफ गेस्ट, जिसमें हरिप्रसाद चौरसिया जी थे, बिस्मिल्लाह खान जी थे, ऑल लेजेंडरी पीपल वर देयर. टिप्स कंपनी एक एल्बम निकाल रही थी, उनकी म्यूजिकल एल्बम. तो नौशाद साहब ने यही कहा कि तबस्सुम, मुझे ऐसा लगता है कि मौसीकी खत्म हो गई, शायरी खत्म हो गई, लोग जो हैं क्या लिख रहे हैं, क्या हो रहा है, मेरी समझ के बाहर है. तो तबस्सुम ने जो आपने सवाल किया उसका इतना खूबसूरत जवाब दिया था
कि देखिए नौशाद साहब, अगर सब कुछ खत्म हो गया होता तो आज आप यहाँ ये एल्बम रिलीज करने नहीं आते, ये इंडस्ट्री बंद हो गई होती, ये सब कुछ बंद हो गया होता। मगर ये सब कुछ उससे डबल स्पीड में चल रहा है, दुनिया और ज्यादा तरक्की कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री और ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है। मगर एक फर्क है, वो है जनरेशन गैप का। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तो आपको शायद मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी। मेरे ग्रैंडसन ने मुझसे पूछा कि दादी दादी आपका फेवरेट एक्टर कौन था? तो उन्होंने कहा तू पागल है, मेरा क्या, पूरे हिंदुस्तान का एक ही फेवरेट एक्टर है जिसका नाम है दिलीप कुमार। तो उसने पूछा कौन है ये? तो उन्होंने बोला रुक मैं तुझे बताती हूँ कौन है। वो बेडरूम में गई, ग्रैंडसन को लेके, उन्होंने वो नया दौर लगा दिया, आ गई हाल में, बोली तू देख के मुझे बता। जैसे ही वो 2-3 सीन देखा, भाग के आया और उसने कहा कि दादी दादी ये तो शाहरुख खान की नकल कर रहा है। शी गॉट शॉक्ड। और उन्होंने उससे नाराज होने के बजाय उन्होंने महसूस किया कि ही इज राइट, इसका दिलीप कुमार जो है वो शाहरुख खान ही है, क्योंकि इसने तो दिलीप कुमार को देखा ही नहीं, तो इसको क्या मालूम दिलीप कुमार कौन है। तो यही होता है, क्योंकि डैडी ने डैडी के ही गाने सुने होंगे जब वो जवान रहे होंगे, और समीर कौन है, आनंद बख्शी कौन है, इनके बारे में उनको पता ही नहीं होगा। तो डेफिनेटली जब उनके दौर के किसी राइटर का नाम आपने लिया होगा तो वो एक्साइट हुए होंगे, कह रहे अच्छा अच्छा उनका बेटा है, इट इज गुड। Your father has written over 1500 songs. And in fact, he has given us the best of songs from the best of films like Dawn, Mukaddar Ka Sikandar, Do Aur Do Paanch, Do Anjane, Lawaris, Khoon Pasina, to name just a few. Now, there's an interesting story behind the cult song Khai Ke Paan Banaras Wala. So, if you can share that with us. लोग कुछ कुछ अजीब अजीब कहानियां इसके बारे में बताते रहते हैं कि मनोज कुमार ने पहले गाना सुना था, फिर बनारसी बाबू में गाना जाने वाला था। सच्चाई कुछ ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। फैक्ट ये है कि उस फिल्म में भी ये गाना होने वाला नहीं था। जब ये फिल्म बन के कंप्लीट हो गई और फिल्म जब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने और टेक्नीशियंस ने देखी, तो जावेद एंड सलीम साहब, इन लोगों ने फैसला किया कि यार ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है, मगर इसका सेकेंड हाफ जो है उसमें रिलीफ नहीं, एक्शन 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 और भाग रहा हो आदमी, पुलिस पीछे है, तो कहीं ऑडियंस को रिलीफ देना बहुत जरूरी है। और इस गाने को लिखवाने की पूरी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो दैट हैज टू गो टू जावेद अख्तर साहब। उन्होंने कहा कि कल्याण जी से कहा, डायरेक्टर से कहा कि यार एक गाना हमको चाहिए। तो उन्होंने कहा पापा को कि अनजान जी एक गाना आप लिख दीजिए सेकेंड हाफ के लिए। अब सिचुएशन इतनी मुश्किल थी कि गाना, फिल्म की डेट रिलीज की फिक्स हो चुकी है और बच्चन साहब करीब 2 दिन के बाद इंडिया के बाहर जाने वाले कोई फिल्म की शूट के लिए, और गाना बना नहीं। जावेद साहब जब पापा को लेके कल्याण जी के सिटिंग रूम पे गए तो कल्याण जी ने पहले मुखड़ा सुना, तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि यार ये पान बनारस और भैया टाइप का गाना ऑलरेडी उसमें एक है, ये है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, इस तरह का गाना करके कोई हासिल नहीं। एंड जावेद साहब थोड़ा सा अपसेट हुए, उन्होंने बोला यार बहुत इतना खूबसूरत गाना है, बना नहीं रहे। तो वो लोग बाहर निकले सिटिंग रूम से, तो आनंद जी भाई और बाबला, उनके भाई जो दूसरे भाई हैं, वो लोग बाहर बैठे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा यार ये तो गाना बनाने के मूड में ही नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या गाना है? तो उन्होंने बोला कुछ ऐसा। तो ये लोग बैठ के कुछ इन्होंने गुनगुनाया, फिर अंदर लेके गए और कल्याण जी को लगा कि यार नहीं कुछ है इसमें, बात है। अच्छा, फिर गाना बन गया। अब गाना बनने के बाद जब म्यूजिशियंस बुक करने लगे तो वो म्यूजिशियन अवेलेबल ही नहीं थे इतनी जल्दी के एक दिन में, कहाँ से म्यूजिशियन मिलेंगे। तब बाबला ने क्या किया, उन्होंने बोला एक काम करो, केवल रिदम सेक्शन बुक करो और एक कोई साइड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं या वो टूटी फूटी कुछ भी एक मिले, एक और पार्ट बना लो। बना लिया उन्होंने। फिर अब किशोरदा आए, रिकॉर्डिंग की डेट बुक हुई, किशोरदा आए। अब किशोरदा के ड्रामे अलग। जब उन्होंने वो शेर सुना कि भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, तो पहले तो चकाचक वर्ड पे रुक गए, कलम रख दिया, बोले अनजान तू कैसे कैसे शब्द लिखता है भाई,
ये मैंने जिंदगी में कभी ये चकाचक वर्ड सुना ही नहीं, मैं गाऊंगा कैसे। अच्छा, फिर डैडी ने समझाया, दादा आप एक बार गाना लिख लो, उसके बाद मैं सब शब्द का मतलब आपको बता दूंगा। अच्छा, फिर जब लिखे, जब मुखड़ा है कि खाई के पान, बोले अरे ये खाई के क्यों, मैं खा के गाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि दादा आप पहले अंतरे तक पहुंचिए, खैर लिख लिया। तब उन्होंने बताया कि अच्छा, अब आप बहुत पूछ रहे थे ना कि ये चकाचक का मतलब क्या है, खैके का मतलब क्या है। तो बोले दादा इसका मतलब जानने के लिए आपको बनारस की गलियों की खाक छाननी पड़ेगी। आपको पता नहीं है कि ये हीरो जो है इस फिल्म में, उसका किरदार भैया का है, वो यूपी के आदमी का किरदार कर रहा है। अब मुझे मौका मिला है कि मुझे मेरी भाषा को लिखने के लिए एक इतना बढ़िया मौका है, तो मैं उसका एक टच देना चाहता हूं इस गाने में, ताकि वो गाना ओरिजिनल लगे कि हाँ यार कोई यूपी बिहार का कोई आदमी इसको गा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है, चलो चाचा हो गया, चलो ये समझ गए। अब उन्होंने कहा कि भाई देखो कल्याण जी ने बहुत टेढ़ा गाना बनाया है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। म्यूजिशियन से उन्होंने कहा कि देखो बांगड़ुओं, अगर किसी ने बजाने में ओवर टाइम के चक्कर में गलती की और मुझे ये गाना दोबारा गाना पड़ा, तो मैं उसी म्यूजिशियंस को बुला के माइक पे खड़ा करा के गवाऊंगा। तो तुम लोग ओवर टाइम लेने के चक्कर में कुछ गड़बड़ मत करना, मैं और एक ही बार गाऊंगा। ओके भाई, बेचारे म्यूजिशियन डरे सहमे। फिर उन्होंने बोला पान मंगाओ, फिर दान मंगाओ। पान आया, दान मिलाया, सब मूड उड बनाए। अब सब लोग एक्साइटमेंट में घबराए हुए अंदर, पापा कल्याण जी आनंद जी सब लोग अंदर गए, माइक पे गए। आपको यकीन दिलाऊं, मैं लकीली उस वक्त आया था किसी वजह से बनारस से मुंबई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बनारस की गलियों से कोई यूपी का आदमी उन लफ्जों का प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, गाया उन्होंने, और ऐसा लगा कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और गा के जैसे ही सेकंड अंतरा खत्म हुआ, हम सब भाग के गए कि भाई उनको कांग्रेचुलेट करें, दादा ने क्या गाया है। हम जब तक पहुंचे तब तक किशोर कुमार गायब। So this is the real story behind the song। और जब ये गाना बच्चन साहब के पास पहुंचा तो मुश्किल ये थी कि केवल एक दिन का टाइम है गाना शूट करने के लिए। अब ये लोग बोले कि अब यूपी का लोकेशन चाहिए तो कहीं गांव या ऐसी जगह जाना पड़ेगा। अब वो लोकेशन ही नहीं मिले, उनको लेके कहीं जा नहीं सकते बम्बई के अलावा। तो जो डांस मास्टर थे उनको लगा कि यार एक काम करो, ये जो तबेला होता है, जो दूध बेचने वालों की जगह होती है, यहाँ सब यूपी के लोग होते हैं, भैंसे होती हैं, वहां कर दो तो लगेगा टिपिकल यूपी में ही कहीं शूट किया है। वो वहां ले जाके एक दिन में पूरा गाना शूट हो गया और उस गाने ने इतिहास रच दिया। Is it true that Amitabh wanted you to write a song for him and hence a special song was added in one of his films, that too after the film was ready? I don't remember anything। हाँ ये जरूर है कि मैंने उनके लिए गाना लिखा, और आई एम द लकीएस्ट वन कि जब उनकी री एंट्री हुई रियल, मृत्युदाता फिल्म थी, मेहुल कुमार साहब की एक फिल्म थी जिसका नाम था मृत्युदाता, जो उनकी सेकेंड एंट्री जो थी, तब वो गाना मुझे ये मौका मिला कि बच्चन साहब के लिए मैं लिखूं। और वो गाना जो मेरे ख्याल से पंजाबी गानों में वन ऑफ द बिगेस्ट हिट गाना है, नाना नाना ना रे, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे का ऐश करोगे। वो गाना रियली पिक्चर में कहीं था नहीं, बट बच्चन साहब, क्योंकि उस वक्त दलेर मेहंदी का जादू ऐसा छाया था कि लोगों को लगता था कि अगर दलेर मेहंदी का एक गाना पिक्चर में आ जाए तो पिक्चर सुपरहिट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इसी इंप्रेशन में फिर दलेर मेहंदी को बुलाया गया और गाना हुआ, और वो गाना रियली इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी जब वो गाना बजता है तो कोई भी मंच हो, चाहे वो डिस्कोथेक हो या कोई पार्टी चल रही हो, हर आदमी मजबूर हो जाता है नाचने के लिए। आपका ये भी कहना है कि आसान लिखना मुश्किल है और मुश्किल लिखना आसान। Why do you say so? मैं मुरीद रहा हूं दो लोगों का। मैं बचपन से बख्शी साहब और मजरू साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, क्योंकि मैं कभी भी क्योंकि इस क्षेत्र में आना नहीं चाहता था, मैं शायर बनना नहीं चाहता था, क्योंकि फादर का आदेश ये था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं, बिजनेसमैन बन जाऊं, नौकरी कर लूं। और तो मैं शायरी केवल शौक के लिए करता था। अच्छा, शौक के लिए जब करता था, जब मैं उस दौर में ऐसे गाने सुनता था, जब मैं जवान था, कि ABCD छोड़ो,
नैनों से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी राजा जानी। तो ये मुझे बहुत फैसिनेट करती थी राइटिंग कि यार कितना सिंपल है मगर कितनी क्लियर कट बात है, आदमी इतनी आसानी से करता है। तो मैं बहुत था कि मैं कोशिश करूं कि मैं मुश्किल नहीं लिखूं, जबकि उस दौर में एक नई कविताओं का दौर चला था जिसको हम लोग सपाट कविताएं बोलते हैं। कि जैसे मुझे भी जो पहला अवार्ड मिला था, जो कविता मैंने लिखी थी कि गर्भवती सड़क पे रेंगता चांद, तो जो गुलजार साहब का एक रंग है ना, पत्थर की हवेली में शीशे की घरौंदे से, तो हम लोग बहुत फैसिनेट होते थे। मगर मुझे हमेशा ये जो सिंपल राइटिंग है इसकी तरफ मैं बड़ा अट्रैक्ट होने लगा। फिर मैं बहुत क्लोजली रीड करने लगा। फिर मजरू साहब को भी मैंने सुना, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी। मैंने बोला यार कितने आसान लफ्जों में कितनी बड़ी बात ये लोग कह जाते हैं। और कोशिश करता रहा। जब मैं मुंबई आया और फाइनली मुझे मौका मिला ऐसा लिखने का, तब मैंने, आप यकीन करेंगी, मैंने पहला इंटरव्यू दिया था कि आसान लिखना बहुत मुश्किल है और मुश्किल लिखना बहुत आसान है, क्योंकि वो आसान लिखने के लिए आपको उन तमाम मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। आपको गालिब से लेके, मीर से लेके, गुलजार से लेके साहिर तक सबको जब आप पी जाते हैं अंदर पढ़ पढ़ के, तब आपके आसान लफ्जों में बड़ी बात पैदा होती है। इंटरेस्टिंगली आनंद बख्शी जी किसी वक्त आपके कॉम्पिटिटर थे, पर आप उन्हें अंकल बुलाते थे और साथ ही अपना गुरु भी समझते थे। सो हैज ही एवर गिवन यू अ कॉम्प्लीमेंट दैट यू स्टिल ट्रेजर? मेरे पापा जब लक्ष्मी के यहाँ सिटिंग करने जाते थे तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि पापा कभी बख्शी साहब आए तो मुझे ले चलिए। उनको पता था कि मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। बोले अच्छा मैं बताता हूँ तुझे। एक दिन उन्होंने बोला आज आने वाले हैं तो चल। तो जब मैं मुझे लेके गए और मिलवाए, बोले बख्शी साहब ये लड़का मेरा है मगर मुरीद आपका है और मैं चाहता हूं कि आप इसको आशीर्वाद दीजिए। तो उठे, मैं उनका पांव छुआ, मुझे गले लगाए, बोले कि मैं पूरी तरह से तुझे आशीर्वाद देता हूँ, गॉड ब्लेस यू। और सुन, मैं तुझे आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूँ कि तू अनजान का बेटा है और अनजान जो है मेरी जान है, मैं उसे बहुत मानता हूँ। खैर मैं आशीर्वाद लेके आया और एक दौर आया कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया और 90s में चारों तरफ मेरे गाने बजने लगे। तो फिल्म राइटर एसोसिएशन की एक मीटिंग में मिले तो बोले यार ये तो मेरा जो आशीर्वाद था मेरे लिए अभिशाप हो गया, तो मेरे पे हावी हो रहा है भाई, ये क्या कर रहा है। तो मैंने उनसे बोला कि अंकल 100 जन्म भी मैं ले लूंगा ना तो आपके कहीं मैं आसपास भी नहीं जा सकता हूँ। आपने जो लिखा है हम लोग उसके आसपास, आप एक इंस्टीट्यूशन है हमारे लिए। हम तो आपको पढ़ के सुन के जान के लिखना शुरू किए हैं। तो बोले फिर कि हाँ बेटा ये याद रखना कि मैं बुढ़ा शेर हूं और जब मुझे शिकार मिलता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। और एक दिन ऐसा आया, या आप यकीन करें, मेरे ख्याल से मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया, सब मिल गया, मगर उससे बड़ा रिवार्ड्स मेरे लिए लाइफ में कोई नहीं रहा होगा। एक फिल्म मेरी रिलीज हुई, रात को करीब 9:30 पौने 10 बजे फोन आया। तो मैं उस वक्त मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, तो लैंडलाइन पे उन्होंने फोन किया और तो मुझे उनकी आवाज जैसा लगा, कुछ बोले हेलो। तो मैंने बोला शायद, मैंने बोला अंकल आपका फोन। सुन तो फोन मत, मेरी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब बोले जा साला, आज तुझे मैंने रियल आशीर्वाद दे दिया। तो मैंने बोला क्या हो गया, क्या देखा है आपने। बोले आज तेरी एक ऐसी पिक्चर देख के आ रहा हूँ कि मुझे लगा कि आज यार वो गीतकार पैदा हो गया जिसको सही माने में डिफाइन किया जा सकता है कि ये लिरिसिस्ट पैदा हुआ है। तो मैंने बोला कौन सा गाना आपको इतना अच्छा लगा। बोले कि मैं तेरी पिक्चर देख के आ रहा हूँ राजा हिंदुस्तानी। तो मैंने बोला आपको कौन सा गाना इतना अच्छा लगा। मुझे लगा शायद परदेसी परदेसी अच्छा लगा होगा, या पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ। बोले नहीं 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 नहीं। मैंने बोला कौन सा गाना। बोले तूने गाना उसमें लिखा है तेरे इश्क में नाचूंगा, और उसमें जो एक तूने लाइन लिखी है कि तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल मेरा दिल है खिलौना नहीं। तो मैं समझ गया कि अब ये किरदार जीने लगा है, ये कहानी जीने लगा है। अब इसका हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब ये फिल्म लिखता है, अब ये अपनी उड़ान नहीं उड़ता, ये कहानी को लेके, कहानी के किरदार को लेके लिखता है।
तो आज से मुझे समझ में आ गया कि अब आसमान तेरे लिए कोई लिमिट नहीं रखता. And that day was memorable day for me. I will never ever forget that. In fact, just yesterday, Dharmesh was telling me that Sameer Anjan is a very romantic person at heart. And this, frankly, can be reflected in all the songs that you have penned. धर्मेश की आप फिल्में देखेंगी तो उन फिल्मों का जो बेस होता था वो केवल म्यूजिक होता था. फिल्मों की कहानी कुछ नहीं होती थी, मगर उसको म्यूजिक से जिस तरह वो आदमी डेकोरेट करता था और जो जस्टिफिकेशन देता था म्यूजिक के, एंड दैट वाज द सक्सेस. वो चाहे राज कपूर रहे हो, सुभाष घई रहे हो, जितने राज खोसला साहब रहे हो, जितने ग्रेट डायरेक्टर रहे हैं, उनकी की जो सबसे बड़ी ताकत रही है वो म्यूजिक रही. Generally, a lyricist writes a song according to the film or situation. But I was just wondering, do you also keep the actor in mind on whom the song is picturized? सबसे पहली जो अहमियत हम जिस चीज को देते हैं वो होती कहानी. कहानी में वो किरदार कौन सी भूमिका निभा रहा है और क्या मूड है उसका. दूसरी कि जब हीरो को नजर रखते हैं तो लगता है कि नहीं, इस तरह का गाना इस हीरो पे कितना सूट करेगा. ठीक है, ये है रोमांटिक फिल्म, मगर वो गोविंदा है या शाहरुख खान है, तब जाके कहीं ना कहीं हम ठहरते हैं कि नहीं यार, इसी के लिए लिखना, अगर गोविंदा के लिए लिखना तब फिर ये बात नहीं चलेगी. और वही हुआ. मेरी एक ही दिन 2 फिल्में रिलीज हुई थी, कुछ कुछ होता है एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ. आप देखें, एक तरफ तुम पास आए यूं मुस्कुराए और दूसरी तरफ है किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं. तो ये मैं कभी गोविंदा के लिए तुम पास आए यूं मुस्कुराए सोच भी नहीं सकता. अगर मेरे जहन में कभी वो आए भी तो मेरा कलम उठेगा नहीं, यार नहीं, चिच्ची के ऊपर ये गाना नहीं सूट करेगा भाई. और वही रिएक्शन डायरेक्टर का था. जब डेविड धवन ने पहले कुछ कुछ होता का म्यूजिक रिलीज हुआ तो डेविड ने स्पेशली मुझे फोन करके बोला कि यार क्या गाना तुमने लिखा है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, समीर मेरे लिए ऐसा गाना मत लिखना यार. अच्छा, मैं हंस रहा था, मुझे मालूम था कि मैं तुझे कभी जिंदगी में नहीं सुना हूं. तो और रिलीज हुई तो दोनों का म्यूजिक उतना ही मशहूर हुआ, दोनों फिल्में उतनी बड़ी हिट हुई. तो ये थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता है जरूर कि हीरो अगर बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच तो हम उस बात का ख्याल रखते हैं. आपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि आप वही लिखते हो जो आपने जिया है, पर आपने तो डेविड धवन की फिल्मों के आइटम सॉन्ग्स भी लिखे हैं. आपको महसूस करना चाहिए कि मैंने वो भी जिया होगा कहीं ना कहीं. जब हम जवान होते हैं तो बचपन से जवानी के सफर में हर तरह के मोमेंट्स आते हैं, हर तरह के दौर और हर तरह के कैरेक्टर मिलते हैं हमको जिंदगी में. और क्रिएटर जो होता है वो ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जर्व नहीं कर सकता, जो मिमिक नहीं हो सकता, जो दूसरों को कॉपी नहीं कर सकता, वो कभी भी सक्सेसफुल लिरिक राइटर नहीं बन सकता. Tell me, which is that song, moment of film that had made you realize that you have arrived? The most successful film जो मेरे लाइफ के लिए माइलस्टोन है, दैट इज आशिकी. जब भी ये बात होती है कि वो कौन सी फिल्म थी जिसने आपको जहां आप जाना चाहते थे वहां पहुंचाने का दरवाजा जिसने खोला, वो आशिकी थी. क्योंकि वो मोमेंट जब मुझे पहली बार फिल्म फेयर मिला, वो मोमेंट जब आप ये महसूस करने लगे कि हाँ यार अब जो है मैं सक्सेसफुल हुआ हूं, जब आपके गली गली में घर घर में गाने बजने शुरू हो जाए, जब हर आदमी की जुबान पे आपका गाना हो, तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार ये पिक्चर है. तो आशिकी तो मेरे लिए ट्रेंड सेटर फिल्म रही है और ट्रेंड सेटर म्यूजिक उसका हुआ है. आज तक लोगों के जहन से वो म्यूजिक इसीलिए जाता नहीं क्योंकि मेरे ख्याल से उस दौर में हमने जो कुछ भी जिया था, वो यूथ जो जिया था, वो दौर दिया था, वो सब कुछ निचोड़ के हम लोगों ने आशिकी में दिया. जबकि पहली रिलीज मेरी दिल हुई थी, दिल के बाद आशिकी हुई, मगर दिल ने एक दरवाजा खोला और आशिकी ने रास्तों को बहुत दूर तक खोल के छोड़ दिया कि अब तुमको पीछे मुड़ के देखना नहीं है, यू गो हेड एंड हेड एंड हेड. आपको आपका पहला फिल्म फेयर अवार्ड आपके पिताजी के हाथों से मिला था. सो हाउ डू यू ट्रेजर दैट मोमेंट? जी, वो तो मोमेंट मैं लाइफ में कभी भूल नहीं सकता हूँ क्योंकि बड़ा इमोशनल मोमेंट था. और आपको मैं एक बात बताऊं कि हर बेटे का ड्रीम होता है कि वो सक्सेसफुल अपने फादर के सामने हो, और हर फादर का ड्रीम होता है कि उसके सामने उसका बेटा सक्सेसफुल हो.
एंड आई एम वेरी प्राउड कि यार मेरे फादर ने मेरी सक्सेस वो सब देखी जो कभी उन्होंने मुझे लेके ड्रीम किया होगा। और वो जब अवार्ड मिला तो मुझे सिमी जी दे रही थी, सिमी गरेवाल जी, और मैंने अपनी ये इच्छा जाहिर की कि मैं चाहता हूं कि वो दिए। और वो मोमेंट अभी भी मैं कभी जब देखता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि ये जीवन में ऐसे मोड़ बहुत रेयर आते हैं और बहुत कम ऐसे मौसम होते हैं जो आपको रुला जाते हैं। You have done the best of films with Karan Johar and Aditya Chopra. और आपका कहना है कि you enjoy working with both of them because there's clarity in terms of what is expected. And you have the freedom to pen as per your understanding. करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, ये जितने बड़े डायरेक्टर्स, बी.आर. चोपड़ा, रवि चोपड़ा, इन लोगों के साथ जो मैंने काम किया, आप केवल इनकी फिल्म, जब करण जौहर अपनी फिल्म नरेट करते हैं ना, तो वो नरेशन नहीं होता है, आप फिल्म देखते रहते हो। इतनी डिटेलिंग कि ऐसा लग रहा है यार इसके साथ तो लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जब मैं कभी खुशी कभी गम लिख रहा था तो आपको मैं यकीन दिलाऊं कि जतिन ललित बेचारे घबरा गए जब उसकी कहानी सुनी। उन्होंने कहा कि यार एक तो तीनों जनरेशन के सुपरस्टार, बच्चन साहब, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, दूसरा इतने किरदार, इतनी बड़ी फिल्म, एक फिल्म में बच्चन साहब भी गा रहे हैं, रानी भी गा रही, काजोल भी गा रहे हैं, शाहरुख भी गा रहे हैं, ऋतिक। अरे बोले यार क्या बनाएं, कैसे करें। मैंने उनको एक ही बात बोली कि देखो जतिन ललित, कुछ होता है तुम लोगों ने की है, बिल्कुल घबराओ मत। मेरा हमेशा मेरी एक फिलॉसफी रही है कि जब मैं जितनी बड़ी मुश्किल में फंसता हूं, मैं उसको उतनी आसानी से लेने की कोशिश करता हूं। मैं उस चीज को बड़ा सोचना ही बंद कर देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं बड़ा 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 करता रहा तो ये मेरे जहन पे इतना भारी हो जाएगा कि ये वजन मुझसे उठेगा ही नहीं। तो जब ये कहानी सुन रहा था मैं, तो मैं न तो किसी 3 जनरेशन के सुपर स्टार से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, न तो मैं ये घबराया कि यार इतने लोगों के लिए गाने कैसे लिखे जाएंगे। मैं केवल करण जौहर की आंख पढ़ता रहा कि ये चाहता क्या है, इसके दिमाग में है क्या। और उसके जो गाने मैंने लिखे हैं, वो चाहे सावा सावा हो या बोले चूड़ियां हो या जितने गाने, मैंने कुछ नहीं किया। उसने जो कहा मैंने वो लिख दिया। और यही वजह थी कि उसके सारे गाने जब मैंने लिखे तो जितनी आसानी मुझे कुछ होता है लिखने में हुई थी, उतनी ही आसानी मुझे कभी खुशी कभी गम के गाने लिखने में। मुझे कहीं ये नहीं लगा कि यार इतने मुश्किल, क्योंकि जो गाना सावा सावा है, आप यकीन करें, उसमें वो बच्चन साहब के यहाँ पार्टी चली वो अलग गा रहे हैं, काजोल अपने फादर के साथ टेरेस पे अलग गा रही है, फिर काजोल वहां से आती है, फिर ऋतिक भी है उसमें, फिर शाहरुख भी है, फिर रानी भी। मैंने उन किरदारों को, एक एक किरदार के कैरेक्टराइजेशन को पढ़ लिया, और जब उनके लिए लिखने बैठा तो जो उनकी फीलिंग है उसको लिखता है, और वो गाना हो गया बड़ी आसानी से, सुपर डुपर हिट गाना भी हुआ। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा यार इनके साथ बहुत आसानी होती। अब एक डायरेक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आके एग्जाम्पल देता है कि हमको एक गाना पापा कहते हैं बड़ा नाम जैसा चाहिए। ओके भाई, हम लोगों ने कुछ गाना बनाया, उसको सुनाया, बोलता है अरे यार तो कुछ आपने अलग ही बना दिया, हमने आपसे कुछ बोला था, ये क्या गाना। बोले हमको तो वो गाना उस तरह का चाहिए कि छुप गए सारे नजारे। वो अरे हमने बोला भाई तुमने एग्जाम्पल दिया पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और तू बोल रहा छुप गए सारे नजारे, कोई तो सिमिलरिटी बोलो। अरे भाई ये क्या है, ये तुम जमीन का एग्जाम्पल देके आसमान की बात कर रहे हो, तो तुमको तो समझना बहुत मुश्किल है। हमने बोला भाई या तो तू समझा दे या तू समझ ले, क्योंकि कहीं अभी पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा की जगह और मम्मी का गाना हो तो समझ में आता है, कहाँ पापा कहते हैं और कहाँ छुप गए सारे नजारे। तो ऐसे लोग भी मिलते हैं, आप सोचिए इन लोगों के साथ काम करना कितना डिफिकल्ट होता है। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं, आप गाना सुनाओ तो उनका एक बहुत यहाँ का बड़ा फेवरेट जुमला है, यार अच्छा है मगर इससे बहुत अच्छा हो सकता है। अरे हमने बोला भाई बहुत अच्छे का तो कोई डिफिनेशन ही नहीं है, वो तो कभी खत्म, बहुत अच्छा होगा तो बहुत से बहुत अच्छा हो सकता है, फिर बहुत से बहुत अच्छा हो सकता है, इसका एंड पॉइंट क्या है। तो मैं उनको करण जौहर का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैंने गाना लिखा कि तुम पास आए यूं मुस्कुराए, पहले फिल्म जावेद साहब लिख रहे थे, उन्होंने फिल्म छोड़ी, तो मेरे दिमाग में एक इंप्रेशन था कि इसने जावेद साहब को साइन किया था तो इसको कोई शायरी वायरी कुछ गहरी चीज चाहिए।
तो मैंने उसपे कुछ मुखड़ा लिखा था जो मुझे याद नहीं है, तो हंसने लगा। उसने बोला सर यही लिखवाना था तो मैं जावेद साहब के पास ही रहता। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि जो आप लिखते हो सिंपल क्लियर कट, मेरे इस कॉलेज गोइंग बच्चों की कहानी है, यंग बच्चों की कहानी है। तो फिर मैंने जब ये मुखड़ा लिखा, तुम पास आए, मुस्कुराया, जंप किया, बहुत खुश हुआ। फिर मैंने बोला कि यार करण ये अच्छा है बट मुझे लग रहा बहुत सिंपल है, मैं कुछ आई कैन डू लिटिल बेटर। तब जो उसने डायलॉग बोला वो उस दिन मैं समझ गया कि ये आदमी बहुत बड़ा डायरेक्टर है। और उसका कन्विक्शन देखो, उसने बोला समीर साहब मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, मुझे ना इससे बेटर चाहिए ना इससे वर्स्ट चाहिए, प्लीज आप मुझे कंफ्यूज मत करो, जो मुझे चाहिए मुझे मिल गया, मुझे इससे बेटर चाहिए ही नहीं, मुझे मेरा गाना मिल गया, खत्म। तो मैं उनको बोलता हूँ देखो ये है कन्विक्शन। You have penned the most beautiful songs, but I also know that you sing well. मैं आपको बताऊं मैं बहुत कोई सिंगर नहीं हूं, बट हर शायर का एक तरन्नुम होता है। और ये मेरे लिए कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा कि मैंने थोड़ा बहुत म्यूजिक भी सीखा, मैं बैंजो बजाता था, संगीत थोड़ा बहुत सीखा, क्योंकि मुझे पता चला कि जब यहाँ आए तो जब तक आप ट्यून पे लिखना है और अगर आप में म्यूजिक नहीं होगा तो आप ट्यून को पकड़ नहीं पाएंगे, उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा बहुत गुनगुना कि मैं कोई भी गाना होता है मैं अपनी ट्यून में उसको गुनगुनाता हूँ और म्यूजिक डायरेक्टर को फिर लेके जाता हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर फिर अपनी धुन बनाता है। कई बार उसको कोई धुन बहुत पसंद आ जाती है तो वो धुन को भी ले लेता है। मगर मोस्टली मैंने ये देखा है कि अगर आप के अंदर वो बात नहीं है, जैसे मजरू साहब ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, एक लड़का आया बोला कि सर मुझे गीतकार बनना है। तो उन्होंने कहा कि आप एक बात बताएं, आप गीतकार बनना चाहते हैं कि कवि बनना चाहते हैं? अब वो बेचारा नया नया था, उसको समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। तो बोले नहीं सर गीतकार बनना चाहते हैं। बोले अच्छा रुकिए। उन्होंने अपना एक गाना लगा दिया टेप में और गाना बजने लगा। 2 मिनट बाद उन्होंने बंद कर दिया, बोले कि तुम गीतकार कभी नहीं बन सकते हो, तुम कवि बनो और यहाँ से चले जाओ। तो उसने बोला सर आपने तो कोई लाइन नहीं सुनी, आप कैसे बोल रहे हैं कि मैं नहीं बन सकता हूँ? बोले कि जब मैं गाना बजा रहा था तो आपके बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं था, आप पत्थर की तरह बैठे हुए थे। तो मतलब आप ट्यून पे गाना लिख नहीं सकते, और ट्यून पे नहीं लिख सकते तो इंडस्ट्री में 80% तो ट्यून बनती है। तो आप तो ये देखिए, ये जो बात है ना, ये सार है। तो आप में कहीं ना कहीं वो म्यूजिक होना चाहिए। So can you sing a few lines out of any of the songs that you have penned? चलिए तो मैं आपको वही गाना सुनाता हूँ जो फिल्म जिसने मुझे अवार्ड दिलवाया, पहला गाना जो नजर के सामने है। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। Oh, that was so nice. कोई और गाना जो आपको बहुत पसंद है? हाँ नहीं गाना नहीं, अब मैं आपको एक पोएट्री सुनाता हूँ, बहुत रोमांटिक लाइन सुना रहा हूँ। ये तरन्नुम बड़ा पॉपुलर है, आपने कुमार विश्वास को देखा होगा, वो अपने हर फंक्शन में गाते हैं इस तरन्नुम में। वो था काजल का एक टीका जिसे मैं तिल समझ बैठा, वो था पत्थर का एक टुकड़ा जिसे मैं दिल समझ बैठा। तो इस तरह की पोएट्री हम कभी मुशायरों में जब होते हैं, कभी कभी सम्मेलन में जाते हैं तो सुनाते हैं। मेरी एक चीज जो लोगों को बहुत पसंद आती है, मेरी जिंदगी की जो अपनी फिलॉसफी रही है, जिसको पढ़ पढ़ के मैं बहुत, मुझे एनर्जी मिली, मैं बहुत कुछ सीखा मैंने, कि न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा मैं हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। और यही 2 पंक्तियां हैं जिसकी वजह से मैं आज तक लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी लगता है कि बहुत दूर अभी भी जाना है मुझे। वाओ, कुछ नोटी सा गाना, आप तो इतने उल्टे सीधे गाने भी जो लिखे हैं। बहुत बहुत ज्यादातर उल्टे सीधे लिखवाए हैं लोगों ने, मैंने लिखे नहीं है, मगर
मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देके वो गाना सुनाता हूँ आपको। एक फिल्म मैंने लिखी थी हीरो नंबर 1, तो डेविड ने मुझे कहा कि यार एक तो सुपर हिट गाना दे दे। तो मेरे जहन में एक मुखड़ा तो आया, मगर मैंने डेविड से बोला कि यार मगर तेरी फिल्म में सिचुएशन नहीं है। बोला सिचुएशन तेल लगाने गई, तू गाना मुझे हिट दे दे, मैं डाल दूंगा। अरे मैंने बोला डेविड तेरे से सवाल पूछेंगे लोग, और तेरे से ज्यादा मुझसे पूछेंगे कि भाई ये गाना समीर ने कैसे लिखा। मैं गाना सुनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। गाना है कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। तो बोला, मैंने बोला तेरी पिक्चर में उस लड़की का बाप तो है ही नहीं है, वो कैसे गाएगा हीरो। तो बोलते हैं कि देख ये गाना सुपर डुपर हिट है, मैं पिक्चर में डालूंगा, और समीर अगर तुझसे और मुझसे कभी किसी ने सवाल कर दिया ना तो मैं उस दिन डायरेक्शन छोड़ दूंगा। जो चीज हिट हो जाती है ना उस पर कोई सवाल नहीं उठता। और आप यकीन करें आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि भाई उसमें तो उसका दादा रहता है, वो कहाँ गा रहा है कि तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। तो ऐसे भी मोड़ आए हैं जिंदगी में बहुत बार। It was wonderful chatting with you. Thank you so much for coming to my show. सेम हियर। एंड आपने बहुत बहुत क्लोजली मुझे रीड किया था, बहुत सही सवाल आपने मुझसे पूछे, और मेरी जिंदगी के मेरे ख्याल से जो बेस्ट मोमेंट्स थे, जो बेस्ट चीजें थी, जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता था। और लोग जानते भी बहुत कुछ है मगर फिर भी अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे फ्लैशबैक में लेके चले जाते हो। अभी मेरा हिमेश का एक गाना रिलीज हुआ, आप जरूर सुने। बहुत देखिए, जब मैं नई राइटिंग की तरफ मुड़ा और जब मैंने नया कुछ लिखा है, अभी एक उनका एल्बम रिलीज हुआ जिसका एक गाना है, बहुत खूबसूरत लाइन है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ कि जब तुझसे बिछड़ने का हौसला किया, जब तुझसे बिछड़ने का हौसला किया, मेरी आंख भर आई जब ये फैसला किया। कि ये जो रुखसत की घड़ी होती है, जब ये जुदाई की घड़ी होती है, जब उसके बारे में जब दिल में केवल ख्याल आता है तो रूह कांप जाती है। तो कहता है कि जब तुझसे बिछड़ने का हौसला किया, जब ये सोचा कि नहीं अब तो बिछड़ना पड़ेगा, तो हाल मेरा क्या हुआ, मेरी आंख भर आई जब ये फैसला किया, जिए तो कैसे तेरे बिन जिए। तो ये जो ख्याल है ना, ये वो ख्याल, जैसे मैंने वो गाना लिखा कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते। तो अब ये दो पंक्तियां, मगर देखिए उसके अंदर जो ख्याल है कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। अब वही बात, वही प्यार की बात है, बट अंदाजे बयां बिल्कुल अलग है। बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय।